Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar and I'm working as an academic head of Manolaw classes. So dear students, in today's session I will discuss with you current legal GK from 16th August 2023 to 31st August 2023. So in today's video I will discuss the most important topic of current legal GK, and the topic one is एजुकेशन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टू द स्टेट लिस्ट फ्रॉम द कंकरेंट लिस्ट। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इट वाज अ लीगल न्यूज़, सो आई थॉट दैट आई शुड कवर इट। तो बेसिकली आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाने का राइट पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास होता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर प्राइमरीली लॉ बनाने का राइट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बनाने का राइट जो है वो पार्लियामेंट का होता है। तो बेसिकली पहले जो एजुकेशन था इट वाज अंडर द स्टेट लिस्ट, यानी कि एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट हुआ करता था। बाद में इसको हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाला गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, लेकिन फिर से ये डिमांड आ रही है कि स्टेट जो एजुकेशन है जो अभी कंकरेंट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि इस पर दोनों पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी डिमांड ये है कि इसको फिर से स्टेट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए ताकि एजुकेशन पर जो लॉ बनाने का राइट है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास रहे। नाउ वी कम टू द कावेरी डिस्प्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हो सकता है लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल में इसका मैं केवल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कावेरी जो रिवर है वो कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है और फिर ये तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी या पुदुचेरी के थ्रू जाकर पासिस थ्रू और फिर फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये जो डिस्प्यूट है इसमें 3 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, और ये डिस्प्यूट काफ़ी पुराना है, मीन्स अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड बैक डिस्प्यूट है, यानी कि 150 साल पुराना डिस्प्यूट है। क्या हुआ इसमें कि देयर वर 2 एग्रीमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन इन 1892 and 1924 बिटवीन द मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर। तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में 2 एग्रीमेंट थे आर्बिट्रेशन के, जिनके द्वारा क्या होता था कि वाटर कितना कितना शेयर किया जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर इनका अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो दे विल रेफर देयर डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन एंड नॉट टू द कोर्ट। फिर क्या हुआ कि डिस्प्यूट चलता रहा, बाद में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना 1990 में, और इसका मेन पर्पस ये था कि जो कावेरी डिस्प्यूट है इन 3 स्टेट्स के बीच में इसको रिजॉल्व किया जाए। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने 17 साल लिए इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और फाइनली उसने अपना एक अवार्ड दिया जो कि 2007 में आया। अवार्ड का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो भी आर्बिट्रेशन क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो पार्टी कोर्ट नहीं जाएंगी बल्कि वो आर्बिट्रेशन के पास जाएंगी, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगी। तो जो आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन देता है उसको हम डिसीजन नहीं बोलते, बल्कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वो बोलते हैं अवार्ड। ठीक है, तो अवार्ड का मतलब क्या है, अवार्ड मीन्स द डिसीजन ऑफ एन आर्बिट्रेटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। अवार्ड मीन्स
द डिसीजन ऑफ एन आर्बिट्रेटर। ठीक है। नाउ जब ये 2007 में इसने फाइनल अवार्ड दिया तो इसने ये बताया कि जो स्टेट्स हैं इनको इतना क्वांटिटी वाटर मिलेगा। ठीक है। जैसे 404.25 टीएमसी, कर्नाटका को मिलेगा 284.75 टीएमसी एंड केरला को 30 टीएमसी एंड पुदुचेरी को 7 टीएमसी। 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी डिस्प्यूट को, कावेरी रिवर को एक नेशनल असेट्स डिक्लेयर किया। तो जो कावेरी रिवर है ये पूरे देश के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कावेरी मैनेजमेंट स्कीम भी बनाई जानी चाहिए। तो फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई करके कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम बनाई 2018 में। ठीक है। और कावेरी वाटर मैनेजमेंट कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की। तो ये तो थी अब तक की प्रेजेंट इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है। अब हम आते हैं कंसर्न्ड आर्टिकल और रेलिवेंट आर्टिकल relating to this Kaveri dispute. So there is article 262 in our Constitution of India and it deals with the adjudication of dispute relating to waters or of interstate river or river valleys. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द वाटर बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स या रिवर या रिवर वैलीज, तो वहाँ पर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उस रेस्पेक्ट में क्या बनाएगी, एक ट्राइब्यूनल बनाएगी और वो ट्राइब्यूनल के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा कि वो उस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड दैट नीदर सुप्रीम कोर्ट और नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुडिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिस्प्यूट। तो बेसिकली क्या है कि अगर प्राइमरीली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का इस मामले में कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि कुछ मैटर सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस के होते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मैटर को अदर वे इन मैटर का कॉग्निजेंस लेता है और इनको एडजुडिकेट करते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द एंटीसिपेटरी बेल। तो बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल क्या है, अब थोड़ा सा हम इसको बेसिक इसका समझते हैं। तो बेल का मतलब होता है किसी पर्सन को कस्टडी से, जुडिशियल कस्टडी से रिलीज करना। ऑफेंस हमारे दो तरह के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि जिन ऑफेंस में बेल लेना एज ए मैटर ऑफ राइट है। तो सपोज एक पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उस पर्सन का राइट है कि बेल उसको कोर्ट देगा या पुलिस दे सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमने बेलेबल ऑफेंस किया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो सीआरपीसी है उसमें फर्स्ट शेड्यूल दी गई है। तो जब आप सीआरपीसी का बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसके लास्ट में जाएंगे तो वहां पर एक फर्स्ट शेड्यूल मिलेगी। उस फर्स्ट शेड्यूल में सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं आईपीसी और उनके सामने जस्ट अपोजिट ये लिखा गया है कि वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है या उसका ट्रायल किस मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी, हर ऑफेंस के बारे में दी गई है। दूसरा होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस करा है तो उसका राइट नहीं है बेल लेना, means he cannot claim the bail as a matter of right. Rather, it will depend upon the discretion of honorable court whether it wants to give the bail to the concerned person or not. तो हम नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं ले सकते। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट, ग्रांटेड बाय द कोर्ट। तो बेल केवल कोर्ट के द्वारा ही दी जा सकती है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि बेल कितने प्रकार की होती हैं। तो बेल जनरली 3 प्रकार की होती हैं। पहली बेल होती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब है जैसे पर्सन को अरेस्ट किया गया
और अरेस्ट के बाद कोर्ट ने उसको बेल दे दी, तो दिस इज नॉन एज रेगुलर बेल। सेकेंड होती है एंटीसिपेटरी बेल, जो कि हम आज डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि वो अरेस्ट होने वाला है, तो वो अपने अरेस्ट होने से पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन लगाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि एंटीसिपेटरी बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय ईदर बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है। नाउ थर्ड होती है डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल ये दी गई है सेक्शन 167 में। रेगुलर बेल जो दी गई है ये आपको मिलेगी सेक्शन 436 एंड 437 में। एंटीसिपेटरी बेल जो है ये है सेक्शन 438 में। ठीक है। अब डिफॉल्ट बेल क्या है कि जनरल रूल ये होता है कि जब कोई पर्सन ऑफेंस करता है और उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर होती है, तो पुलिस की ड्यूटी है कि कुछ ऑफेंसेस में पुलिस को 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है, कुछ ऑफेंसेस में पुलिस को 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है। तो अगर पुलिस ने 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं करी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, तब एक्यूज्ड के पास राइट आ जाता है डिफॉल्ट बेल का। डिफॉल्ट बेल का मतलब यहाँ पर यह है कि पुलिस कमिटेड डिफॉल्ट इन द सबमिशन ऑफ द चार्जशीट, that is the reason accused get the right to bail, because accused cannot be punished for the default on the part of police. So this ये डिफॉल्ट बेल होती है। नाउ अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं एंटीसिपेटरी बेल को। तो एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित जो प्रोविजंस हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेक्शन 438 सीआरपीसी में दिए गए हैं। और ये बेल कब ली जाती है? तो जब किसी पर्सन को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि उसको किसी केस में फंसाया जा सकता है या झूठा फंसाया जा सकता है, जिससे कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन जनरली पॉलिटिकल राइवलरी के मैटर्स में आती है कि जब किसी पर्सन की पॉलिटिकल राइवलरी होती है। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन से पहले अगर किसी पर्सन के खिलाफ झूठी एफआईआर रजिस्टर हो जाए तो वो पर्सन जेल चला जाएगा, तो वो अपनी कैंपेनिंग नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में लॉ ने उस पर्सन को राइट दिया है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। ये यहाँ पर उसका मैटर ऑफ राइट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, जब कोर्ट बेल देता है तो वो कौन कौन सी थिंग्स को कंसीडर करता है? तो पहला करता है हाउ सीरियस द एक्यूजेशन इज, तो मतलब उसको किस अपराध के लिए एक्यूज किया गया है। सेकेंड पॉइंट है द पर्सन पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि वो पहला क्रिमिनल तो नहीं है, पहले से ही वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। थर्ड है वेदर द पर्सन माइट रन अवे टू अवॉइड अरेस्ट। थर्ड पॉइंट ये होता है कि क्या वो पर्सन अरेस्ट से भाग जाएगा या उसको बेल दे दी तो वो पुलिस की पहुंच में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इफ समवन इज ट्राइंग टू हार्म और एम्बेरस द पर्सन बाय मेकिंग द फॉल्स एक्यूजेशन, तो क्या किसी पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है और उसने ऐसा अपराध नहीं किया है। तो इन सब फैक्टर्स को कोर्ट कंसीडर करता है। उसके बाद कोर्ट क्या करता है? कोर्ट या तो उसको एंटीसिपेटरी बेल से मना कर देंगे या फिर उसको टेम्परेरीली अलाउ करेंगे कि हाँ ठीक है आप बेल पर हैं। टेम्परेरीली का मतलब कुछ समय के लिए। जब कोर्ट बेल अलाउ करता है टेम्परेरी, तो कोर्ट के पार्ट पर एक ही ड्यूटी है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को नोटिस देंगे, जिससे कि जब इस बेल को फाइनल किया जाएगा, इस बेल पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, तब अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। जब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वहां पर, तो उस एक्यूज का प्रेजेंट होना मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर उसकी बेल को कैंसिल किया जाएगा तो देन दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड एट दैट मोमेंट ओनली। अब इसमें कंडीशन, जब कोर्ट बेल दे देता है तो उसमें कुछ कंडीशन कोर्ट लगा सकता है। पहली कंडीशन है द पर्सन मस्ट कोऑपरेट विद द पुलिस क्वेश्चनिंग, तो उसको बेल इस कंडीशन पे मिलेगी कि अगर पुलिस तुमसे कोई क्वेश्चन करती है तो आपकी ड्यूटी है कि आप पुलिस को कोऑपरेट करेंगे। सेकेंड है दे कैन नॉट ब्राइब और थ्रेटन पुलिस पीपल इन्वॉल्व इन द क्राइम, तो वो जो भी विक्टिम है उनको थ्रेट नहीं करेंगे, उनको ब्राइब नहीं करेंगे और किसी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करेंगे।
दे नीड परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू लीव इंडिया, अगर वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो उनको कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता है। एनी अदर रूल दैट कैन बी अप्लाइड अंडर एनी सेक्शन, तो मतलब अगर और कोई कंडीशन कोर्ट को लगती है तो वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल को वो विटनेस को हॉस्टाइल नहीं कराएंगे या इन्वेस्टिगेशन को किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेंगे। तो दीज आर सम जनरल कंडीशन। अब यहां पर क्या है, जब उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा और कोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी है, तो पुलिस उस पर्सन को अगर अरेस्ट करने जाती है तो पुलिस उसको बेल देगी, पुलिस उसको रिलीज करेगी बेल पर। या अगर कोई कोर्ट उसके खिलाफ वारंट देना चाहता है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो कोर्ट के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि कोर्ट उसको बेलेबल वारंट इशू करेगा। मतलब इफ द बेल हैज बीन ग्रांटेड ईदर बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तब उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, तो बेसिकली ये एंटीसिपेटरी बेल का जो कंसेप्ट है ये कुछ स्पेसिफिक सेक्सुअल नेचर के जो ऑफेंस होते हैं उसमें अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल रेप किया है, ठीक है, और कोई हीनियस क्राइम किया है, इन दैट सिचुएशन कोर्ट मे नॉट ग्रांट द एंटीसिपेटरी बेल। एज आई टोल्ड यू, getting the anticipatory bail is not the right of the accused, rather it is the discretion of honorable court. नाउ अभी एक नया अमेंडमेंट एक्ट आया है, गैप्स इन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें। अब इसमें क्या है कि ये बिल जो है ये कंपलसरी बनाता है, ये एक्ट कंपलसरी बनाता है क्या, कि हमारे देश में जितने भी डेथ और बर्थ होंगे उन सब का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि हमारी सरकार की ये नॉलेज में हो कि हमारे देश की एक्चुअल पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो अगर हमें अपने देश की एक्चुअल पॉपुलेशन का पता नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मैनेज द थिंग्स। तो इसके लिए क्या है, द चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ इन एवरी स्टेट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टेट लेवल डेटाबेस। तो यहाँ पर किसकी ड्यूटी है, चीफ रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ का जो चीफ रजिस्ट्रार है उसके पार्ट पर ड्यूटी है कि वो इन सब का डेटाबेस स्टेट वाइज बनाकर रखे। अब ये डेटाबेस जो है ये अपडेट करेगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को, और इसी के आधार पर जो और पर्सन की क्या जो उसकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आधार कार्ड, इलेक्टोरल रोल्स, राशन कार्ड, वो भी अपडेट होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको एक जजमेंट आया था हमारा जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये जो था ये था आधार कार्ड के मिसयूज के बारे में, या जो हमारे पर्सनल डेटा होते हैं, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जो हम बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को या पब्लिक जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, प्राइवेट कंपनी को देते हैं, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए डेटा प्रोटेक्शन बिल आया। अब इस डेटा प्रोटेक्शन बिल ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और कमेटी का नाम है बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी। इसका मेन पर्पज ये था कि ये एग्जामिन करेगी इश्यूज रिलेटिंग टू द डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया, ठीक। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये बिल पास हुआ 2019 में, ठीक है, और इट इज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द डेटा रेगुलेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जो यूरोपियन ये यूनियन है वो किस प्रकार से डेटा को रेगुलेट करती है उसके आधार पर ही हमने अपने देश का कानून बनाया है। अब ये जो डेटा है, ये डेटा की जो प्रोटेक्शन है, भले ही डेटा ऑनलाइन कलेक्ट किया गया हो या ऑफलाइन किया गया, तो ये दोनों मोड पर एप्लीकेबल है और अवेलेबल है। पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसीड ओनली फॉर द लॉफुल पर्पज आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई डेटा लिया जा रहा है तो उस डेटा को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा केवल लॉफुल पर्पज के लिए, ठीक है।
और उसमें जिस पर्सन का डेटा है उसकी कंसेंट रिक्वायर्ड है। कंसेंट जो है, कंसेंट देने के लिए एक पर्सन की एज 18 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले वो पर्सन कंसेंट नहीं दे सकता। और अगर किसी पर्सन की एज बिलो 18 ईयर है तो उसकी कंसेंट उसके पेरेंट्स या उसके लीगल गार्डियन के बिहाफ पर दी जाएगी। और जिस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी है उसके पास ये राइट होगा कि वो कभी भी अपनी उस कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next such videos. Till then, thank you very much. Goodbye.